सुमित्रा नंदन पंत। बेटा सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति की सुकुमार कवि कहे जाते हैं, क्योंकि जब भी प्रकृति का नाम आता है सबसे पहले हमारी दृष्टि में सुमित्रा नंदन पंत का नाम आता है। जैसे जब अपन करुणा की बात कर रहे हैं या कोई दया की बात कर रहे हैं तो हमारे आंखों के सामने मीरा या महादेवी वर्मा का चित्र उभर के आता है। ऐसे ही जब प्रकृति की बात होती है तो सुमित्रा नंदन पंत सबसे पहले याद आने वाले कवि। आपने छायावाद का नाम सुना? छायावाद के 4 कवि माने जाते हैं प्रमुख रूप से, मतलब छायावाद के जो 4 स्तंभ है वो माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें हम जयशंकर प्रसाद को तो छायावादी जो धारा है उस धारा का प्रवर्तक ही कवि मानते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत की यदि पूरी काव्य यात्रा को देखें तो इस काव्य यात्रा को मैं आपको है ना सत्यम, शिवम और सुंदरम ये 3 शब्द दे रहे हैं आपको। इस भाव में हम इनकी पूरी काव्य यात्रा को पढ़ सकते हैं। जब इन्होंने अपनी कविता प्रारंभ की तो इनकी ये अपनी कविता में प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि इनका जन्म ही कौसानी मतलब हिमालय की जो घाटियां हैं वहां पे जो कौसानी गांव है अल्मोड़ा क्षेत्र में, वहां इनका जन्म हुआ था। और बचपन में मतलब इनका जन्म लेते ही इनकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी, तो बचपन से ही ये प्रकृति की गोद में ही पले। एक तरीके से प्रकृति इनकी माँ बन गई है ना। तो प्रकृति से इनका गहरा लगाव हो गया, प्रकृति के सारे सौंदर्य को इन्होंने बड़ी गहराई से देखा। तो इन्होंने अपनी कविता में शुरू में प्राकृतिक सौंदर्य पे कविताएं लिखी और इनकी जो कविता थी वो छायावाद से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? छायावाद से। तो इस समय इनकी कविता में हमको जो चीज देखने को मिलती है वो मिलता है प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक चित्रण मिलेगा, सौंदर्य का वर्णन मिलेगा, प्रेम का वर्णन मिलेगा। ये इनकी कविता में हमको इस समय देखने को मिलता है। तो ये जो इनका समय है, इस समय को मतलब ये मान लीजिए कि जैसे 1900 में इनका जन्म हुआ था और ये 7 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखने लग गए थे। तो इनकी जो प्रारंभिक जो इनकी रचनाएं हैं, जिन रचनाओं में हम रख सकते हैं जैसे वीणा, पल्लव, गुंजन, ये सब इनकी छायावादी शैली से प्रभावित कविताएं हैं, जिसमें हमको सौंदर्य, प्राकृतिक चित्रण, प्रेम ये सब चीज मिलती है। उसके बाद सूर्यकांत ये क्या कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत गांधी जी के संपर्क में आए, और जब ये गांधी जी के संपर्क में आए तो इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और असहयोग आंदोलन में भाग लेने का मतलब था कि इन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दी। और गांधी जी के संपर्क में आने पर ये यथार्थ से जुड़े। इन्होंने देखा कि समाज में कितनी समस्याएं हैं, मजदूरों की स्थिति कैसी है, स्त्री और नारी को कितना उत्पीड़न सहना पड़ रहा है, किसानों की स्थिति बहुत ही। आपने एक वो कविता भी पढ़ी होगी वे आंखें, जिसमें उन्होंने किसान की दुर्दशा और किसान की जो दुर्दिन है उनका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। तो फिर इनका ध्यान यथार्थवादी तरफ चला गया। तो उस यथार्थवादी की तरफ जाने से ये मार्क्सवाद और फ्राइड से बड़े प्रभावित हुए। और जब मार्क्सवाद और फ्राइड से प्रभावित होता है जो भी कवि, तो जो राजनीति में मार्क्सवाद है वही साहित्य में आके प्रगतिवाद कहलाता है। तो फिर इनकी कविता है ना वो प्रगतिवाद की तरफ मुड़ गई, यानी कि शिवम, यानी कि केवल कविता में सौंदर्य ही नहीं होना चाहिए, कविता में थोड़ा कल्याणकारी बातें भी होनी चाहिए, समाज सुधार की बातें होनी चाहिए, समाज की जो यथार्थ स्थिति है उसका वर्णन भी होना चाहिए। तो यहाँ हम उनकी कविता में क्या देखें? यथार्थवाद, जो समाज की जो समस्याएं हैं उन समाज की समस्याओं का इन्होंने यहाँ पर चित्रण किया। और मतलब न केवल चित्रण किया बल्कि उन समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित करके उनके समाधान भी प्रस्तुत किए। फिर धीरे धीरे इनकी जो कविता है वो बदल गई। फिर इनका चिंतन बढ़ा, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान का चिंतन बढ़ता है। तो इनका चिंतन बढ़ा, और चिंतन बढ़ा तो उसके बाद ये जैसे आपने नाम सुना होगा अरविंद दर्शन का। तो ये अरविंद से इनसे बहुत प्रभावित हुए इन्होंने। वैसे तो इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को, अरविंद को, कालिदास को, गांधी जी को, सबको पढ़ा। उसके बाद जब इनकी जो कविता है वो मानवतावादी क्षेत्र में चली गई, आध्यात्मिकता की तरफ चली गई। किसकी तरफ चली गई? आध्यात्मिकता की तरफ चली गई, जिसमें चिंतन प्रधान कविताएं लिखी इन्होंने और मानवतावाद। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीयवाद भी अपन बोल सकते हैं कि यहाँ इनकी जो कविता है वो केवल भारत के इंसान से संबंधित नहीं बल्कि
पूरे विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित होकर और चिंतन प्रधान इनकी कविता हुई। तो एक तरीके से जो इनकी कविता है, पूरी कविता की जो इनकी यात्रा है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सुंदरम, शिवम और सत्यम। जैसे पहली सुंदरम, दूसरी शिवम और तीसरी सत्यम। इस तरीके से इनकी कविता की जो धारा है वो वही है। अब देखो आप अपनी किताब में थोड़ी सी जो मुख्य बातें हैं वो जरूर पढ़ लीजिए। जैसा कि अपन साहित्यिक परिचय और किसी भी कवि का परिचय उनकी कविता को पढ़ने से पहले पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रकृति के सुकुमार कवि, ये तो आप हमेशा ध्यान रखकर रखो, जब भी आप इनका नाम लो, किनका, जब भी आप सुमित्रा नंदन पंत का नाम लो तो आप ऐसे करके नाम लो, जैसे आप अपने पापा का नाम लेते हो तो क्या करते हो, श्री लगा के करते हो, ऐसा सुमित्रा नंदन पंत का नाम जब भी लो तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहकर कहो। मतलब कहते हैं कि प्रकृति ही पंत है, पंत ही प्रकृति है। इतने ज्यादा इन्होंने प्रकृति चित्रण अपनी कविताओं में किया है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ। अब देखो हम अपने हाशिए में, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी छोटे प्रश्न के रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। तो इनका जो जीवन चरित्र है वो जीवन के बारे में हम मुख्य बातें लिख लेते हैं कि इनका पहले तो जन्म कब हुआ, 1900 ईस्वी में हुआ, ठीक है। दूसरी बात, इनका जन्म स्थान क्या है, वो है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में भी कौन सा गांव बता रहे हैं, वो कौसानी। तो घूमने जाते हैं खूब, नैनीताल के पास है, बहुत अच्छी जगह है वास्तव में। मतलब और वहां जहां इनका जन्म हुआ था ना, वहां पर एक संग्रहालय बना दिया गया है और वहां पर सुमित्रा नंदन पंत की कलम है, किताब है, कॉपियां हैं, उनका चश्मा है और क्या कहते हैं, उनको जो पुरस्कार वगैरह मिले थे उन पुरस्कारों की जो प्रशस्ति पत्र वगैरह वो सब मतलब संग्रहालय बना दिया है, वहां पर हमको देखने को मिलता है। बाल्यकाल में अल्मोड़ा के पर्वतीय सौंदर्य अवलोकन उन्हें पर्याप्त समय मिला, इसलिए प्रकृति के प्रति उनका गहरा अनुराग बचपन से ही हो गया था। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि उनकी माता जी तो थी नहीं, तो उनका जो पूरा बचपन था वो प्रकृति की गोद में ही गुजरा है। वे शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो मतलब सारे इंग्लिश राइटर्स भी और भारत के भी जो बड़े बड़े राइटर्स थे उन सबको उन्होंने पढ़ा था और उन सबके प्रभावों का, उन सबके विचारों का प्रभाव हमें उनकी कविता पे देखने को मिलता है। 1921 में उन्होंने अपना अध्ययन छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था कि 1921 में वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे, जो किसके द्वारा चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। आप पढ़ चुके हो उस वाली बात को। तो यहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और ये एक तरीके से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे। 1916 में उन्होंने गिरजे का घंटा शीर्षक कविता लिखी, शायद वह उनकी प्रथम कविता थी। अब देखो ये भी है कि जनरल नॉलेज का प्रश्न तो अपन लिख लेते हैं कि इनकी जो प्रथम कविता है उसका नाम क्या है, गिरजे का घंटा, ठीक है ना। इस तरीके से जब तब से मृत्यु पर्यंत वे काव्य सृजना में लीन रहे। उन्होंने नाटक भी लिखे, काव्य आलोचनाएं भी लिखी, किंतु पंत जी मूलतः कवि है। देखो ये ना बहुआयामी प्रतिभा के धनी रहे हैं। इन्होंने जैसे इन्होंने बताया कि आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे, इन्होंने नाटक, रूपक वगैरह भी लिखे, लेकिन मूलतः ये क्या है, कवि। यानी कि इन्होंने ज्यादातर क्या लिखी है, कविताएं लिखी है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह। अब जब अपन काव्य संग्रहों की बात करेंगे ना, तो देखो जैसे अपने ये 3 भागों में बांटा है ना, सुंदरम, शिवम और सत्यम, तो अपन ये लिखेंगे सुंदरम यानी कि छायावादी शैली की इनकी कौन कौन सी रचनाएं रही और प्रगतिवादी में इनकी कौन कौन सी रचनाएं रही और आध्यात्मिकता की जब बात इन्होंने करी तब उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी। तो उनकी पूरी रचनाओं को हम इन 3 भागों में ही बांट लेंगे। तो उनकी जो शुरू की जो कविताएं थी वो क्या है, और यहाँ ही लिख लेते हैं इनके नाम, है ना, जिससे अपन को याद रहेगा कि ये कविता इनकी छायावादी शैली की है। तो ये कविता है उच्छ्वास, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव, ठीक है, जिनकी कविताओं में पंत जी की प्रकृति प्रेम शिखर पर है। आगे ये वाले प्रकृति के जितने मनोरम चित्र इन कविताओं में पंत जी ने प्रस्तुत किए, उन्हीं के कारण उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब देखो एक छोटा सा यदि प्रश्न आ जाए कि प्रकृति का सुकुमार कवि को क्यों कहा जाता है, तो आपको समझ में आ सकता है। इतने मैंने बार बार बताया कि कहते हैं लोग पंत ही प्रकृति और प्रकृति ही पंत है। प्रारंभिक उनकी जो कविता है वो सब प्राकृतिक जो सौंदर्य है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये जो 3 कविताएं जो उनकी रचनाएं हैं ये इनकी प्रगतिवादी उसमें आती है, जहां पर उन्होंने युगवाणी मतलब उस युग को वाणी दी उन्होंने, जो युग बदला कि अब सौंदर्य, प्रेम और कल्पना नहीं। यहाँ पर तो हम ये देख रहे हैं कि सौंदर्य है, प्रेम है, कल्पना है, बहुत ज्यादा की है इन्होंने, लेकिन यहाँ यथार्थ को तरह है जो वास्तव में समाज में हो रहा है उसका वर्णन उन्होंने किया। इस समय की जो उनकी कविताएं हैं, उन जो रचनाएं हैं इसमें
उन रचनाओं के नाम अपन मुख्य रूप से लिख सकते हैं युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। ठीक है, ये इनकी इस प्रगतिवादी जो शैली की कविताएं थी वो थी। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, संत शिखर, वाणी, नाम से मालूम पड़ रहा है ये कविता इनकी आध्यात्मिकता से संबंधित इनकी रचनाएं थी। तो नाम लिख लेते हैं अपन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, संत शिखर, ठीक है, पतझड़, चिदंबरा आदि कविताओं में पंत जी प्रगतिशील चेतना के कवि के रूप में प्रकट होते हैं। इसमें प्रगतिशीलता भी है और आध्यात्मिकता के दर्शन भी हमको होते हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो कृति है उसका नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे प्रसिद्ध कृति उसका नाम है चिदंबरा। क्या नाम है? चिदंबरा। और इस चिदंबरा पर उनको 1968 में, कब? 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सी किताब पे मिला? चिदंबरा पर। किस पे मिला? चिदंबरा पर। और ये कब मिला? 1968 में। ये आपको विशेष ध्यान रखने के लिए बहुत ही प्रमुख एक जनरल नॉलेज का प्रश्न है हिंदी से संबंधित कि सुमित्रानंदन पंत की उस कृति का नाम देखिए जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और मैं इतना जोर क्यों दे रही हूँ ज्ञानपीठ पर? क्योंकि बेटा हमारे भारत में साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जैसे फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा माना जाता है, जैसे अपन दुनिया में जब बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार की बात आती है, ऐसे ही हमारे भारत में साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और वो इनको मिला था इनकी कृति चिदंबरा। क्लियर बेटा? लोकायतन, सत्यकाम उनके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। हमको ये भी याद होनी चाहिए उनके प्रसिद्ध महाकाव्य कौन कौन से हैं? लोकायतन और सत्यकाम। तो देखो हमारे पास उनकी कई सारी रचनाओं के नाम आ गए, प्रारंभिक जीवन उनका आ गया, और साथ में मैंने आपको उनकी काव्य की जो उनकी यात्रा है, उनकी जो काव्य की यात्रा है, वो काव्य यात्रा कितने भागों में बटी है? 3 भागों में बांटी है। कितने भागों में बांटी मैंने? 3 भागों में। ये आप देख रहे हो इधर देखो, मैंने 3 भागों में बांटी। ठीक है, अब हमको है ना इनकी थोड़ी सी जो काव्यगत इनका जो सौंदर्य है वो हमें देखना चाहिए। यूं तो आप सब जानते हो कि काव्यगत सौंदर्य की जब भी मैं आपसे बात करती हूँ तो काव्य सौंदर्य को हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक भावगत और एक कलागत। ठीक है ना? अब हम छोटे छोटे बिंदु बनाकर और देख लेंगे कि इनकी क्या क्या भाव पक्ष क्या था और कलागत पक्ष क्या था। वैसे यहाँ तक भी हमको इनकी बहुत सारी भावगत विशेषताओं का आभास हो गया है। क्या हो गया? प्रकृति चित्रण। क्या हो गया? सौंदर्य चित्रण। क्या हो गया? यथार्थवादी समाज की समस्याओं का वर्णन। क्या हो गया? आध्यात्मिक चिंतन प्रधानता। ये इनकी भावगत विशेषता था, उनका आभास हमें हो गया। तो हम वही भावगत विशेषता यहाँ पर पॉइंट लिख लेंगे, है ना? फिर जब अपनी कविता को पढ़ेंगे ना तब इसको ज्यादा डिटेल से समझते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं कविताओं से हमको इन पॉइंट्स के उदाहरण देके समझाना है। अरविंद दर्शन को काव्यार्थी देने के प्रयास करते हैं, किंतु अब ये लोकायतन, जब इसमें अरविंद दर्शन है तो ये भी किस इसमें आ जाएगा? आध्यात्मिकता में आ जाएगा ना। किंतु इस महाकाव्य का चिंतन पक्ष जितना गंभीर और सघन है, कला पक्ष उतना ही कमजोर है। ऐसा प्रतीत होता है कि शब्दों और विचारों से कविता रच रहे हैं जो भावशून्य है। काला और बूढ़ा चांद नामक काव्य में इनको प्रयोगशील प्रवृत्ति के साथ अवतरित होते हैं, पर यहाँ भी उनकी कविताएं मतलब वो कहते हैं, ये इनकी रीडिंग है जिसने ये आपने इनकी आलोचना की है और व्याख्या की है इनके काव्य की, कि बाद में धीरे धीरे इनका जो भाव पक्ष था वो काफी कमजोर हो गया था। लेकिन देखो मैं आपको और बता दूं कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला, और वो पुरस्कार इनको इसी पे मिला था, काला एवं बूढ़ा चंद्रमा। इस पर इनको ये वाला पुरस्कार भी मिला। इनको पद्म भूषण भी मिला, भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण भी दिया। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनको कौन कौन से तो पुरस्कार मिले हैं, इनका जन्म और इनकी प्रारंभिक जीवन की बात याद होनी चाहिए, और ये सब इनकी काव्य यात्रा और कलागत सौंदर्य। विषय एवं शैली की दृष्टि से अब आ गया विषय में मतलब भाव। देखो भावगत की जब मैं बात करती हूँ तो क्या बात करती हूँ? विषय। देखो जब भी हम भावगत सौंदर्य की बात करें तो हमें इसमें क्या बताना होता है? हमें यह बताना होता है वस्तु चित्रण, विषय चित्रण, किस विषय पर उसने कविताएं लिखी है, प्रकृति पे लिखी है, सौंदर्य पे लिखी है, नारी पे लिखी है, किस चीज पे लिखी है उन्होंने, वो तो हो जाता है भावगत। और उसका रस क्या है,
ये सब चीज तो आ जाती है भागवत में। और फिर जब भाषा की बात आती है, छंद की बात आती है, अलंकार की बात आती है, तो किसमें आ जाते हैं वो? वेरी गुड, तो कलागत में आ जाता है। तो विषय एवं शैलीगत दृष्टि से पंत जी का काव्य साधना सदैव गतिशील रही, किंतु पंत जी का असली कवि या प्रकृति चित्रण संबंधी कविताओं में पूरी कलात्मकता के साथ मुखरित होता है, या सामान्य जन की पीड़ा को वाणी देने वाली कविताओं में। बाद में पंत जी कवि कम चिंतक अधिक हो गए। यहाँ पर क्या हो गए, जो इनका तीसरा काल था काव्यधारा का, उसमें वो क्या हो गए? चिंतक। कवि नहीं रहे, क्या हो गए? वो चिंतक ज्यादा हो गए, उन्होंने अपना चिंतन ज्यादा प्रस्तुत किया। तो हम यहाँ पर उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि इनकी काव्यगत विशेषता, जैसे अब तक हम जो पढ़ चुके हैं, उन काव्यगत विशेषताओं में भी हम मुख्य चीज क्या देख रहे हैं इनकी काव्य चेतनाओं में? सबसे पहली बात प्रकृति चित्रण। जब मैं प्रकृति चित्रण की बात करती हूँ तो अपन ने ये तो देख लिया कि सुमित्रा नंदन पंत है वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। तो प्रकृति का जो चित्रण है ना, वो कई तरीके से कवि हमको कविताओं में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक आलंबन विधि, एक क्या कहते हैं? आलंबन विधि, और एक को कहते हैं उद्दीपन विधि। ये विधियां बहुत सारी हैं, पर दो विधि प्रमुख है। आलंबन विधि का मतलब क्या होता है कि जो प्रकृति जैसी है, प्रकृति का सीधा, प्रकृति को मुख्य विषय मानते हुए प्रकृति का चित्रण कर देना। जैसे अभी देखो बरसात ऋतु हो रही है, तो बरसात ऋतु का वर्णन कर दो, बादलों का वर्णन कर दो, सीधा हमने प्रकृति का वर्णन कर दिया, मतलब प्रकृति हमारा मुख्य विषय है, उसे तो कहते हैं आलंबन। और जब प्रकृति हमारी भावनाओं को उद्दीप्त करे, और हमारा मतलब प्रकृति का चित्रण इस रूप में किया जाए कि वो मेरी भावनाओं को उद्दीप्त कर रही है। जैसे मान लो मैं इस समय बहुत प्रसन्न हूँ और मौसम अच्छा है, तो वो मेरी भावनाएं वो और ज्यादा उद्दीप्त हो रही है। जो खुशी की भावना है, जो प्रेम की भावना है, वो और ज्यादा उद्दीप्त हो रही है, उसको कहते हैं अपने उद्दीपन विधि। तो इन्होंने आलंबन और उद्दीपन विधि दोनों का प्रयोग किया है, और इनकी कविता में विशेषकर अलंकारिकता भी हमें यहाँ पर बहुत देखना ना, अलंकारों के रूप में भी प्रकृति का बहुत प्रयोग किया है। दूसरी बात यदि हम इनकी करें तो सौंदर्य अनुभूति, मतलब इनकी जो कविता है उसमें हमको सौंदर्य अनुभूति भी मिलती है। सब तरीके के सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य तो सबसे मुख्य चीज है ही है, लेकिन सौंदर्य अनुभूति। उसके बाद इनकी कविताओं में हमको रहस्यानुभूति भी मिलती है। रहस्यानुभूति मतलब ये प्रकृति में ही, जैसे देखो आपकी कविता है ना, एक बहुत प्यारी सी कविता है मौन निमंत्रण। ये प्रकृति में ही जो अदृष्ट ईश्वर है उसके दर्शन देखते हैं कि कौन है जो हमको मौन निमंत्रण दे रहा है। मतलब इनका मानना यह है कि प्रकृति में जो ईश्वर है वो कहीं ना कहीं प्रकृति की, उसमें प्रकृति में ही उसकी कहीं सत्ता विद्यमान है, जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, पर कहीं ना कहीं वो हमको जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो रहस्यानुभूति भी हमको मिलती है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यथार्थवादिता भी उनकी कविता में हमको देखने को मिली है। जब वो दूसरे चरण की जो उनकी कविताएं आई हैं, उसमें यथार्थवाद की कविताएं भी देखने को मिलती है। देखिए, छायावादी काव्यधारा में पंत जी का स्थान अपने सामयिक संदर्भों से जुड़े विकास मूलक सृजन यात्रा, रमणीय प्रकृति चित्रण। कैसा प्रकृति चित्रण है? रमणीय प्रकृति। अतीन्द्रिय सौंदर्य चेतना। अब लोग मैंने कठिन शब्द काम में क्या नहीं लिए, क्योंकि तुमको याद नहीं होते, इसलिए मैंने इजी करके बता दिया, बजाय इसके कि रमणीय प्रकृति चित्रण मैंने क्या लिख दिया? प्रकृति चित्रण। फिर इसमें लिखा अतीन्द्रिय सौंदर्य चेतना, मैंने सौंदर्य अनुभूति लिख दी है, सौंदर्य चेतना कर सकते हैं आप इसको। अतीन्द्रिय का मतलब क्या है? जो इंद्रियों से भी परे है, ऐसा सौंदर्य का वर्णन किया है। उदात्त प्रेमानुभूति, इनकी कविता में हमको क्या मिलती है? प्रेम तत्व की प्रधानता मिलती है। ठीक है। समन्वयवादी जीवन है, इन्होंने अपने जीवन में समन्वयवादी के, आप हम क्या देख रहे हैं? यहाँ तो बात कर रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य की, कल्पना की, यहाँ यथार्थ पे आ गए, यहाँ चिंतन पे आ गए, यानी कि इनकी कविता में हमको समन्वयवाद देखने को मिलता है। और साथ ही हम ये देख रहे हैं इनकी कविता में हमको चिंतन और दार्शनिक तत्व भी देखने को मिलते हैं। चिंतन एवं दार्शनिक तत्व, जैसे ये अरविंद के दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित है। अपन अभी थोड़ी देर में पहले पढ़ के चुके हैं कि अपने लास्ट के समय में तो जो सुमित्रा नंदन पंत थे वो कभी कम और चिंतक और दार्शनिक ज्यादा हो गए थे। और ये इनकी कुछ मुख्य मैंने आपको भावगत विशेषता बता दी। और जब अपन कलागत विशेषता की तरफ जाते हैं तो सबसे पहली बात क्या आती है? भाषा। भाषा हम क्या देख रहे हैं? बताओ। प्रथम रश्मि का आना, रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ है, बताओ कौन सी भाषा है ये? हिंदी है। कैसी भाषा है? हिंदी है। बिल्कुल सही, हिंदी की खड़ी बोली है। अच्छा, खड़ी बोली के साथ आप देख रहे हो कि इनकी शब्दावली कैसी है? आप शब्दावली बताओ मुझे, तत्समय या तद्भव है? नहीं, देखो आप, रंगणी, बाल विहंगनी, तो प्रहरी,
तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। कैसी शब्दावली की प्रधानता है? तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। ठीक है, ये तो हो गई भाषा। उनकी भाषा में हमको लाक्षणिकता मिलेगी, इनकी भाषा में हमको प्रतीकात्मकता खूब मिलेगी। ये इनकी भाषा की खास विशेषताएं हैं। ध्वनात्मकता मिलेगी। हम शैली की बात करें तो देखो, इनकी शैली छायावादी शैली भी रही, प्रगतिवादी शैली भी रही, पर इनकी शैली में ये ध्यान रखो संगीतात्मकता खूब मिलेगी। ये इनकी शैली की गेयता मिलेगी, है ना। हम छंद की बात करें तो सुमित्रानंद पंत का मानना यह है कि छंद के बिना कविता नहीं लिखी जा सकती। यदि कविता प्राण है तो छंद उसका कंपन है। इस बात को ध्यान रखो। क्या कहते हैं वो? कि यदि कविता प्राण, यदि कविता जीवन का प्राण है तो छंद कंपन है। छंद क्या है? कंपन है। बिना छंद के कविता नहीं लिखी जाती। छंद का, यद्यपि इन्होंने मुक्तक छंद में भी बहुत सारी कविताएं लिखी। क्लियर? अलंकार की बात करें तो भाई अलंकार तो आप ये देख लो कि जो व्यक्ति प्रकृति के चित्रण करेगा, जो व्यक्ति क्या कहते हैं सौंदर्य का चित्रण करेगा, उसकी कविता में तो अलंकार आएंगे ही आएंगे। ये तो नहीं कहते कि अलंकारों के लिए कविता लिखो। देखिए, ये अलंकारों को कविता का एक आवश्यक अंग मानते हैं। इनकी जब हम कविता पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मानवीकरण अलंकार खूब है, यानी कि प्रकृति को उन्होंने मानव के रूप में हमारे सामने चित्रित कर दिया है। उपमा अलंकार खूब मिलेगा आपको, रूपक अलंकार खूब मिलेगा आपको, उत्प्रेक्षा अलंकार खूब मिलेगा आपको इनकी कविता में। और साथ ही आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार तो भरमार मिलेगा ही मिलेगा। तो इनकी कविता चाहे वो शैली के रूप में हो, चाहे वो छंद के रूप में हो, चाहे भाषा के रूप में हो, मैंने आपको ये सारे इसकी विशेषताएं बता दी। ये कलागत विशेषता में आ जाएगा। तो इस तरीके से मोटे मोटे रूप में हमने जो अपने सुमित्रानंद पंत हैं, इनका यानी कि प्रगतिवादी शैली, तीसरा बताया मैंने सत्यम यानी कि आध्यात्मिकता और चिंतन प्रधानता। तो तीनों प्रकार की कविताएं हमारे पास हैं। जब हम इन कविताओं को ढंग से पढ़ेंगे तो ईमानदारी से बताओ, क्या हम इनके लिए उदाहरण नहीं लिख पाएंगे? क्या हम इन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझा पाएंगे? हम उदाहरण के लिए बाहर क्यों जाएं? जो हमारी कविता में पंक्तियां हैं हम